अक्सर कहा जाता है कि दुनिया सच्ची मोहब्बत को सालों तक याद रखती है, मगर आज हम जिस प्रेम कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वो सच्ची तो नहीं थी, फिर भी दुनिया उस प्रेम कहानी को याद करती है। याद करने की वजह इस प्रेम कहानी का खौफनाक होना था। ये इतनी खौफनाक थी कि इस प्रेम कहानी ने 7 हंसती खेलती जिंदगियों को एक साथ खत्म कर दिया था। ये कहानी है शबनम और सलीम की। वही शबनम और सलीम जिन्होंने मोहब्बत को पाने के लिए एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसके बारे में सुन के आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। आखिर शबनम और सलीम की पूरी कहानी क्या है, जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। यकीन मानिए, पूरी कहानी जानने के बाद आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। इस घटना के चंद दिनों के बाद पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को हिला कर रख दिया। वो कैसे चलिए जानते हैं डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की। 14 से 15 अप्रैल की मध्य रात्रि 2008 की दरमियानी रात चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मोहल्ले के अक्सर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच रात के लगभग 2 बजे लोगों ने एक लड़की की जोर जोर से चिल्लाने चीखने की आवाज़ सुनी। सुनकर लोगों ने सोचा कि ये उनका भ्रम होगा, लेकिन जब लोगों ने आवाज़ की तरफ गौर किया तब पता चला कि ये आवाज़ इस गांव के सबसे रईस व्यक्ति शौकत अली के घर से आ रही है। शौकत अली पेशे से कॉलेज में लेक्चरर थे। गांव में इनकी काफ़ी इज्जत थी। इनका घर ही गांव का सबसे आलीशान घर था, जो पूरे 9 एकड़ में फैला हुआ था। जब लोगों ने शौकत अली के घर से आती आवाज़ को सुना तो लोग उठकर उसी घर की तरफ भागने लगे। पास गए तो पता चला कि शौकत अली की बेटी शबनम अली बेतहासा चिल्लाए जा रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको हुआ क्या है। इसीलिए मामले को समझने के लिए कुछ लोगों ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही लोग घर के अंदर गए, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। शबनम ने घर के अंदर आने वाले लोगों को अपने पिता के कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। जब लोग कमरे में गए तो देखे कि शौकत अली खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। इसके बाद लोग घर के दूसरे हिस्से में गए और वहाँ भी यही नज़ारा था। घर में मौजूद एक शख्स अपने अपने स्थान पर मरा पड़ा हुआ था। उस रात एक घर में 8 लोग मौजूद थे, जिनमें से 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। मरने वालों में 55 साल के शौकत अली, 50 साल के शबनम की मां हाशमी, 35 साल के शबनम के बड़े भाई अनीश, शबनम का छोटा भाई राशिद, शबनम की भाभी अंजुम और शबनम की मौसेरी बहन राबिया और 10 महीने का मासूम सा भतीजा अर्श भी शामिल था। नज़ारा देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि ये किसने किया। ये सवाल का कोई सही जवाब दे सकता था तो वो इकलौती जिंदा बची सदस्य शबनम थी। मगर शबनम की हालात इतनी ज़्यादा बुरी थी कि वह कुछ भी बोलने की हालात में नहीं थी। शबनम का ये दुख तब समझ आ रहा था क्योंकि उसने अपने परिवार के 7 सदस्यों को एक पल में खो दिया था। हर कोई शबनम को सांत्वना देने में लगा था। लोगों ने जब देखा कि 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है तो आनंद फानन में रात के अंधेरे में ही स्थानीय पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी थी। एक साथ 7 लोगों की मौत की खबर सुनकर पूरे पुलिस महकमे में तहलका मच जाता है। ये खबर इतनी बड़ी थी कि रातों रात तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकार को भी जानकारी दी जाती है। खबर मिलते ही सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन की टीम घटना स्थल पर जाती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए
तुरंत पुलिस फोर्स की मांग की जाती है और हालात ये हो जाते हैं कि सुबह सूरज निकलने से पहले बावनखेड़ी गांव में आसपास के 10 थानों की पुलिस फोर्स भर दी जाती है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम इस घर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी जाती है। शुरुआती जांच में जब पुलिस ने शबनम को समझना चाहा तो शबनम बताती है कि वह छत पर सो रही थी। तभी उन्हें कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो नीचे आई तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए भाग रहे हैं। शबनम के मुताबिक वो लोग लुटेरे हो सकते हैं, घर में लूटने के नियत से घुसे होंगे। शबनम के इस बयान के बाद ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि डकैतों ने शौकत अली के घर में डाका डालने के दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। घटना की जानकारी होते ही मायावती तुरंत परिवार की इकलौती बची सदस्य शबनम को 5 लाख मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान कर देती हैं। साथ में ये भी ऐलान कर दिया जाता है कि इस घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मायावती के इस बयान के बावजूद भी हंगामा शांत नहीं होता। विपक्षी पार्टियां इसे कानून का उल्लंघन मानते हुए मायावती को घेरना चालू कर देते हैं। हालात की गंभीरता को समझते हुए मायावती खुद अमरोहा आने से नहीं रोक पाती हैं। अगले ही दिन वो खुद ही हेलीकॉप्टर से घटना स्थल पर पहुंच जाती हैं। पहुंचकर मायावती शबनम को भरोसा दिलाती हैं कि आरोपियों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसे ही मायावती पहले ही शबनम को 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया था, इसलिए वो मुआवजा वहीं पर देना चाहती थी। मगर इस घटना की जांच कर रहे एक अधिकारी मायावती से गुजारिश करते हैं कि पहले इस घटना में मरने वाले सभी व्यक्तियों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, इसके बाद शबनम को मुआवजा दिया जाए। मायावती पुलिस वाले की ये गुजारिश मान लेती हैं। इसके बाद इस घटना की जांच इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता पहले क्राइम सीन का अच्छे से मुआयना करते हैं। इसके बाद शबनम से इस घटना के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआती कुछ ही देर के बाद आरपी गुप्ता सवाल उठाते हैं कि जब घर के सभी लोग मर गए तो शबनम अकेले कैसे बच गई। इसका जवाब शबनम ने दिया कि वो घर के छत पर थी, इसलिए वो बच गई। मगर अधिकारी इस जवाब को सुनकर संतुष्ट नहीं होते हैं। बिस्तर में किसी भी प्रकार की सिलवट या तितर बितर होने का आधिकारिक तौर पे सबूत नहीं मिला था। शबनम के प्रति संदेह पैदा करता था। फिर भी मामला इतना गंभीर था कि उन्होंने शबनम के खिलाफ बोलना जरूरी नहीं समझा और अपनी जांच को जारी रखा। सबसे पहले सभी शवों के पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया जाता है, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम सभी शवों का पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले किसी भी तरह का मरने से पहले संघर्ष नहीं किया था। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि गर्दन पर हमला होने से पहले सभी लोग या तो सो रहे थे या फिर बेहोश थे। कहीं इन लोगों ने बेहोश तो नहीं किया गया था। इस बात को कंफर्म करने के लिए जांच के लिए एक सैंपल भेजा जाता है। बहुत जल्द बायोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है और बायोप्सी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले व्यक्ति के शरीर में जहर के अवशेष पाए जाते हैं। मरने वालों के शरीर में अवशेष का मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि मरने से पहले इन सभी को जहर दिया गया और इनके बाद बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। मगर ऐसा किया किसने, ये सवाल था। सटीक जवाब कोई दे सकता था तो वह घर में बची इकलौती सदस्य स्वयं शबनम थी। अगर शबनम को तुरंत हिरासत में लेके पूछताछ की जाती तो हालात बिगड़ सकते थे। इसीलिए पुलिस वालों ने सावधानी से अपना जांच को चालू रखा और आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले शबनम को
कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। कॉल रिकॉर्ड को निकलवाया। कॉल रिकॉर्ड में एक और चौंका देने वाला खुलासा होता है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक शबनम को घटना वाली रात एक नंबर पर 52 बार कॉल किए जाने का सबूत सामने आया। और ये जो कॉल रिकॉर्ड में जिससे शबनम बार बार बात किया करती थी, उस व्यक्ति का नाम सलीम था। अब सलीम की तलाश शुरू हुई और इधर शबनम की भी तलाश शुरू हुई। शुरुआती जांच में शबनम ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति छत के जरिए घर में आया था और उसी व्यक्ति ने घर में सभी सदस्यों की हत्या कर दी थी। मगर शुरुआती जांच में ही शबनम की ये बात झूठी साबित हुई, क्योंकि जांच में सामने आया कि जो सीढ़ी छत तक जाती थी उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक था। अगर छत से ज़मीन की ऊंचाई देखी जाए तो तकरीबन 14 फीट थी और दीवार पूरी तरह से प्लास्टर हुई थी। ऐसे 14 फीट की दीवार को फांद कर छत पर जाना बिना सीढ़ी के संभव नहीं था। मगर कुछ लोगों ने शक जताया कि बदमाश बाहर से सीढ़ी लाकर छत के अंदर आ गए होंगे। कुछ ही देर के जांच के बाद इस दावे को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की सीढ़ी का निशान नहीं पाया गया था। अब तक की पूछताछ में यही निकल कर आया कि शबनम का हर दावा झूठा साबित हो गया। पुलिस चाहती तो शबनम के साथ तुरंत सख्ती से पेश आ सकती थी, मगर मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन लेने से पहले सबूत जुटाने में लगे रहते थे। अभी पुलिस जांच में लगी हुई थी कि एक मुखबिर जानकारी देता है कि अगर आप इस मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं तो सलीम को उठा लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। इस मामले में सलीम का नाम तब आया था जब पुलिस ने शबनम का कॉल लेटर निकलवाया था। ये दूसरा मौका था जब सलीम का किसी ने नाम लिया था, इसीलिए सलीम से भी पूछताछ शुरू होती है। वैसे सलीम से घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी, मगर कुछ भी संदिग्ध न मिलने पर उसे छोड़ दिया गया था। मगर जब एक मुखबिर ने तथा कॉल डिटेल ने जब सब कुछ संकेत दिए तो एक बार फिर 17 अप्रैल सन 2008 को सलीम से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इस बार भी सलीम इधर उधर की कहानी सुनाना चाह रहा था, मगर जब पुलिस वालों ने सख्ती पर उतर आए तो सलीम की हालत खराब होने लगती है। फिर वह ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाता है जिसे सुनकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सलीम बताता है कि वो सभी हत्या मैंने की है। सबूत के तौर पे पुलिस वालों को वो कुल्हाड़ी भी देता है, जिसका इस्तेमाल सलीम ने उसकी हत्या करने में किया था। मगर सलीम ने ऐसा क्यों किया? जवाब में सलीम ने बताया, यह सब कुछ शबनम के कहने पे किया। शबनम का नाम आते ही उसे फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस ने शबनम को सलीम के दावों के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि वह सलीम को नहीं जानती और उसने सलीम को कुछ भी कहने के लिए नहीं कहा था। इस पर पुलिस वालों ने कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक शबनम से सवाल किया कि जब तुम नहीं जानती तो फिर घटना वाली रात सलीम के नंबर पर इतनी बार कॉल क्यों किया? इस सवाल पर कोई भी सटीक जवाब शबनम के पास नहीं था। शबनम अब भी कुछ कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इस मामले में अब पुलिस वालों ने शबनम और सलीम का आमना सामना कराने का फैसला किया। यहाँ भी शबनम अलग कहानी सुनाती रहती है। इस पर सलीम शबनम से कहता है कि मैंने पुलिस वालों को सब कुछ सच बता दिया है, तो बेहतर है कि तुम भी सब कुछ सच कबूल लो। ये बात सुनकर शबनम अचानक से दहाड़ मारकर रोने लगी और फिर आखिरकार रूह कपा देने वाली सच्चाई को कबूल करती है। कई घंटों तक शबनम की कई पूछताछ होती ही रहती है। फिर पुलिस को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। पुलिस के मुताबिक ये घटना शबनम और सलीम के प्रेम का नतीजा है। पूरी कहानी कुछ यूँ थी। शबनम के गांव सबसे अमीर घराने की बेटी थी। शबनम के पिता
शौकत अली कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई करते एक कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा था, जबकि दूसरा छोटा भाई एमबीए करके नौकरी में लगा हुआ था। शबनम खुद इंग्लिश और भूगोल के विषय में डबल एमए कर चुकी थी। घटना के समय शबनम बतौर शिक्षा मित्र स्कूल में जांच कर रही थी। शबनम के घर के बाहर एक बहुत बड़ी लकड़ी का मिल था। उस मिल में काम किया करता था। शबनम जब भी बाहर जाती तो उसकी नज़र सलीम पर पड़ती थी। आते जाते शबनम को सलीम अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे सलीम से प्यार करने लगती है। मौका मिलते ही एक दिन वो सलीम से अपने प्यार का इजहार कर बैठती है, तो सलीम उसको बताता है कि वो भी उसको पसंद करता है। अब बीतते समय के बाद शबनम और सलीम एक दूसरे को दिलों और जान से चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का शादी का मन बना लेते हैं, मगर ये कई तरह की दीवारें आड़े आ जाती हैं। एक तरफ शबनम का परिवार इलाके का सबसे इज्जतदार और पढ़ा लिखा परिवार का घराना था। शबनम खुद भी डबल एमए कर चुकी थी, जबकि सलीम 5वीं फेल लकड़ी मिल में काम करता था। इसके बावजूद शबनम ने घर पर बात करने का फैसला किया। वो अपने पिता से कहती है कि वो सलीम से प्यार करती है और सलीम से शादी करेगी। शबनम की बातें सुनकर उनके घर वाले शॉक्ड रह गए और वो शबनम को समझाना शुरू करते हैं, मगर शबनम किसी भी बात को नहीं मानती है और वह सलीम से शादी करने की जिद पर अड़ी रहती है। कई दिनों तक जिद का ये खेल चलता रहता है और अंत में जब शबनम को लगने लगता है कि परिवार वाले शबनम की शादी सलीम से नहीं करवाएंगे, तो वह सलीम से मिलती है और प्लान करती है कि अगर हम घर के सभी लोगों को हत्या कर देते हैं तो हम शादी भी कर सकते हैं और पिता की पूरी जायदाद भी हमारी हो जाएगी। इसी के बाद शबनम और सलीम तय करते हैं और सभी की हत्या कर देंगे। प्लान फाइनल होने के बाद सलीम बाजार से जाकर लाकर शबनम को जहर लाकर देता है। इसके बाद शबनम मौके की तलाश में जुट जाती है। 14 अप्रैल सन 2008 की रात वो इस घटना को अंजाम देने के लिए चुनती है। इस शबनम के दोनों भाई शहर से बाहर गए हुए थे। बड़े प्यार से शबनम अपने दोनों भाइयों को कॉल करके कहती है, आप कहीं बाहर मत जाओ, बल्कि आज रात में साथ ही खाना खाना है। बहन ने बड़े प्यार से भाइयों को बुलाया था, इसलिए दोनों भाइयों ने भी इनकार नहीं कर पाते। रात में शबनम अपने मौसेरी बहन राबिया के साथ मिलकर खाना बनाती है और बड़े प्यार से सभी को खिलाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग बैठ जाते हैं और तभी शबनम पूछती है कि चाय कौन कौन पिएगा। तभी चाय का नाम सुनते ही सभी लोग खुशी से कहते हैं, हम सब चाय पिएंगे। इतना सुनने के बाद शबनम किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद वो चुपके से सलीम द्वारा दिया गया जहर चाय में मिला देती है और परिवार के सभी सदस्यों को पिला देती है। चाय पीने के बाद सभी की तबीयत खराब होने लगती है और सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और जहर का असर से सभी बिल्कुल खामोश पड़ जाते हैं। संभवतः सभी लोगों की तभी मृत्यु हो चुकी थी, मगर शबनम को तसल्ली नहीं होती और वह तभी अपने बॉयफ्रेंड सलीम को कॉल करती है और कॉल करके बुलाती है और कहती है कि इन सभी को कुल्हाड़ी से मारकर ख़त्म कर दो ताकि इसे लूटपाट का रंग दिया जाए। शबनम के कहने के बाद सलीम ने कुल्हाड़ी से एक एक के गर्दन पर काट कर ख़त्म कर दिया। 6 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद सलीम शबनम के घर से चुपके से निकल जाता है और सलीम कि कुछ ही देर जाने के बाद शबनम फिर से सलीम को पास कॉल करती है और कहती है कि अभी वापस आ जाओ क्योंकि अभी भतीजा अर्श जिंदा है। तब भी सलीम कहता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, उसको तुम मार दो। इसके बाद अपने 10 महीने के भतीजे को गला दबा के रखती है, जिसके कारण उसकी भी मौत हो जाती है।
शबनम के इस खुलासे के बाद शबनम और सलीम ने आधिकारिक तौर पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों को हत्या समेत कई धाराओं का मुकदमा दर्ज कर मामला चलाया जाता है। मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू होती है। यह लंबी सुनवाई के बाद शबनम और सलीम को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। इस सज़ा के खिलाफ दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं कि वहां से उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहत नहीं मिली, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को ही सही बताता है। जब अदालतों में से शबनम और सलीम को कोई राहत नहीं मिलती तो शबनम राष्ट्रपति से लेकर यूपी के गवर्नर तक मर्सी पिटीशन दायर करती है, मगर कहीं से भी शबनम को राहत नहीं मिलती। सभी जगह से मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद 2021 में शबनम आज़ाद भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी हुई, ये सज़ा सुनाई जाती है। जेल में फांसी देने की तैयारियां भी शुरू हो गई, मगर तभी शबनम ने राहत की भीख मांगते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नर के पास मर्सी पिटीशन दायर करती है, जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह पिटीशन ट्रांसफ़र कर दी। इस कारण शबनम आज भी फांसी की सज़ा के इंतज़ार में रायपुर की जिला जेल में सज़ा काट रही है, मगर शबनम का जो आशिक सलीम था वो प्रयागराज के नैनी जेल में सज़ा काट रहा है। इस पूरे मामले में सबसे चौंका देने वाली बात ये भी थी कि सन 2008 में जब शबनम का पोस्टमार्टम हुआ था, मरे हुए व्यक्तियों को जब पोस्टमार्टम हुआ था तो शबनम का मेडिकल टेस्ट हुआ था, तो पता चला था कि शबनम 2 महीने की गर्भवती है। दरअसल जब शबनम और सलीम का प्यार 7वें आसमान पे था तो शारीरिक संबंध भी संभवतः बन गए थे। जेल में रहते ही शबनम ने एक बच्चे को जन्म दिया। 6 साल तक शबनम का बेटा जेल में ही रहता है। शबनम उन दिनों कॉलेज में एक दोस्त सैफी बच्चे को गोद ले लिया। दरअसल सैफी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में शबनम पढ़ती थी। सैफी के मुताबिक शबनम कॉलेज के बच्चों की मदद किया करती थी। एक बार सैफी के पास भी पैसे नहीं थे और उसकी पढ़ाई बीच में छूटने की कगार पे आ गई थी, क्योंकि सैफी के मालूम था कि शबनम सबकी मदद करती है, इसलिए उसने शबनम से मदद मांगी और शबनम ने उसकी पूरी फीस भर दी। इस एहसान की मदद उतारने के लिए सैफी ने शबनम के बेटे को गोद लिया और अपने बेटे जैसे उसकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण कर रहे हैं। फिलहाल शबनम का जो बेटा है वो 15 साल का है और सैफी के यहाँ रहता है। शबनम की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदलने की अपील उसके बेटे ने की। देखते हैं आने वाले समय में अदालत और सरकार क्या फैसला सुनाती है। ये हमारी स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और थैंक यू लास्ट टाइम तक सुनने के लिए।